नमस्कार। क्या अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करने की तैयारी में है? कुछ हालिया विश्लेषण तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि इन दावों में आखिर कितना दम है। तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि कैरिबियन में जो शीत युद्ध के टाइम के मिलिट्री बेसिस थे, जो दशकों से बंद पड़े थे, उन्हें अचानक से एक्टिव क्यों किया जा रहा है? लगता है इस पूरी कहानी का राज शायद इसी सवाल में छिपा है। जैसे कि प्यूर्टो रिको में रोजवेल्ट रोड्स नेवल स्टेशन और हेनरी ई रोल्जसन एयरपोर्ट, ये कुछ ऐसे पुराने अड्डे हैं जिन्हें फिर से तैयार किया जा रहा है। मकसद साफ है, इन्हें फॉरवर्ड ऑपरेटिंग और लॉजिस्टिक्स हब बनाना, मतलब जरूरत पड़ते ही इन्हें तुरंत इस्तेमाल में लाया जा सके। अब इस पूरी तैयारी के पीछे दो बड़ी वजह सामने आ रही हैं। एक तो है जियोपॉलिटिकल थ्रेट। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि रूस और चीन वेनेजुएला में अपने परमानेंट मिलिट्री बेसिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी वजह है इकोनॉमिक, यानी आर्थिक। यूएस कोस्ट गार्ड को पहले ही वेनेजुएला के ऑयल टैंकर्स को रोकते हुए देखा गया है। जाहिर है मकसद है उनकी कमाई का रास्ता बंद करना। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि समुद्र के रास्ते हमले की क्या तैयारी चल रही है। कौन कौन से खास जहाज इस पूरे इलाके में तैनात किए गए हैं? सबसे पहले मैदान में उतरता है यूएसएस जेसन डनम। इसे आप ब्लाइंडर कह सकते हैं। इसका मुख्य काम है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मतलब दुश्मन के कम्युनिकेशंस को जैम करना और उनके तटीय राडार को अंधा कर देना ताकि उन्हें कुछ दिखाई ही ना दे। इसके बाद आती है ढाल, यानी यूएसएस स्टॉकटेल। ये जहाज अपने एडवांस्ड एजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसका काम है किसी भी जवाबी हमले को रोकना, मतलब कोई भी मिसाइल आए तो उसे हवा में ही खत्म कर देना। लेकिन एक सवाल उठता है, ये सब तो ठीक है, पर यह कैसे पता चले कि यह सिर्फ एक घेराबंदी नहीं बल्कि जमीन पर हमले की पूरी तैयारी है? इसका जवाब मिलता है यूएसएस आइवो जिमा की मौजूदगी से। ये एक एम्फिबियस असॉल्ट शिप है। आसान भाषा में कहें तो ये वो जहाज है जो हजारों मरीन्स को सीधे दुश्मन के किनारे पर उतार सकता है, और ये जमीनी हमले का एक बहुत बड़ा और साफ संकेत है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो जेसन डनम दुश्मन को अंधा करता है, स्टॉकडेल ढाल बनता है, आइवो जिमा जमीन पर हमला करता है, ग्रेवली घेराबंदी करता है, और इन सब का बॉस है यूएसएस लेक एरी, जो पूरे एयर डिफेंस की कमांड संभालता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे से काम करता है, और वो है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। ये वो खतरा है जो दिखाई नहीं देता। ये चुपचाप खुफिया जानकारी जुटाती है, लंबी दूरी की मिसाइलों से अचानक हमला कर सकती है, और अगर कोई तीसरा देश बीच में आने की कोशिश करे तो उसे भी रोक सकती। तो ये तो हुई नेवी की बात। अब आते हैं हवाई हमले पर, जो किसी भी लड़ाई का आप जानते हैं सबसे खतरनाक हिस्सा हो सकता है। तो एक हवाई हमले की पूरी रूपरेखा कैसी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स वो चुपके से दुश्मन के एयर स्पेस में घुसकर उनके S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देंगे। इसके बाद अमेरिका की धरती से B-52 बॉम्बर्स क्रूज मिसाइलों की बौछार कर देंगे। फिर नंबर आएगा MQ-9 रीपर ड्रोन्स का, जो बचे खुचे मोबाइल टारगेट्स को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करेंगे। और आखिर में V-22 ऑस्प्रेज जैसे विमान स्पेशल फोर्सेस को दुश्मन की सीमा के बहुत अंदर तक पहुंचा देंगे। और हाँ, इस पूरे ऑपरेशन को चलाने के लिए एक जबरदस्त सपोर्ट टीम भी होती है, जैसे B-1 लैंसर सुपरसोनिक बॉम्बर्स जो बहुत तेजी से हमला कर सकते हैं, KC-130 टैंकर जो हवा में ही फाइटर जेट्स को फ्यूल देते हैं ताकि वो ज्यादा देर लड़ सकें, C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स जो सैनिक, टैंक और गोला बारूद यानी लॉजिस्टिक्स की रीढ़ हैं, और P-8 पोसाइडन जो इस पूरे ऑपरेशन की आंखें और कान बनकर निगरानी रखता है। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी और आधुनिक सैन्य ताकत के सामने वेनेजुएला आखिर क्या करेगा? वो इसका सामना कैसे करेगा? चलिए अब उनकी डिफेंस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर असल में दो बिल्कुल अलग अलग लड़ाई की फिलॉसफीज का टकराव है। एक तरफ है अमेरिका की जबरदस्त टेक्नोलॉजी और फायर पावर, तो दूसरी तरफ है वेनेजुएला की अपनी जमीन की गहरी समझ। अमेरिका सटीक हमलों पर भरोसा करेगा तो वेनेजुएला मिलिशियाज और कार्टेल्स का इस्तेमाल करके एसिमेट्रिक टैक्टिक्स अपनाएगा। और जब बात जमीनी लड़ाई की आती है तो ये नंबर देखिए, 45 लाख। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वेनेजुएला की सिविलियन मिलिशिया की संख्या है। मतलब इतने लोग हैं जो जमीनी हमले का मुकाबला करने के लिए मोबिलाइज किए जा सकते हैं। ये लड़ाई को बहुत मुश्किल बना सकता है। तो उनकी ये जो हाइब्रिड डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसमें कई लेयर्स हैं।
एक तरफ उनकी कन्वेंशनल सेना तटीय इलाकों और मिसाइल सिस्टम से चुनौती देगी, दूसरी तरफ मिलिशिया जमीनी हमलों का मुकाबला करेगी और ज़रूरी जगहों की हिफाजत करेगी। इतना ही नहीं, कार्टेल्स अपने स्मगलिंग नेटवर्क और जंगल के रास्तों का फायदा उठाएंगे और ये सब मिलकर एसिमेट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब आम लोगों के बीच घुल मिल जाना और निगरानी से बचकर हमला करना। अब इस पूरी इक्वेशन में एक और खिलाड़ी की एंट्री होती है, रूस। ये एक ऐसा वाइल्ड कार्ड है जो पूरे खेल को बदल सकता है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि रूस वेनेजुएला को एडवांस्ड लंबी दूरी के ड्रोन्स जैसे शाहिद और गिरान सप्लाई कर सकता है। अब इन ड्रोन्स का मतलब क्या है? इनका मतलब है कोवर्ट यानी छुपे हुए और सटीक हमले, और वो भी अमेरिका के हाई वैल्यू ठिकानों पर। सोचिए, एयरफील्ड्स, कमांड सेंटर्स, लॉजिस्टिक्स हब, ये सब निशाने पर आ सकते हैं। ये एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल खतरा है जो अमेरिका के मिलिट्री प्रेशर का जवाब देने और उनकी पूरी प्लानिंग को सच में बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकता है। सोर्स एनालिसिस की एक लाइन इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से बयां करती है। वो कहते हैं, जब आप बॉम्बर्स को स्टैंड बाई पर देखते हैं, एम्फीबियस शिप्स को पोजीशन में देखते हैं और फॉरवर्ड बेसिस को फिर से एक्टिव होते देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि फैसला पहले ही हो चुका है। ये लाइन सिचुएशन कितनी गंभीर है ये साफ साफ बताती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसे में क्या कोई भी लड़ाई वाकई में सिर्फ दो देशों तक सीमित रह सकती है?